नमस्कार। रांची में दो चीजें इस कड़कड़ाती हुई ठंड में गर्म है। पहली चाय की चुस्कियां और दूसरी राजनीति। और इस बार वजह है रघुवर दास जी। तो चर्चा करेंगे इसमें। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अमित सिंह जी हैं, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से अजय शाह जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला जो सवाल बनता है कि विदाई का पद मानते हैं राज्यपाल को, लेकिन वहां से वापसी, क्या कहेंगे आप अजय जी? देखिए, रघुवर दास जी जो हैं, अगर उनका आप पूरा पब्लिक प्रोफाइल देखेंगे, उनका एक्सपीरियंस देखेंगे, तो वो बिल्कुल बूथ कमेटी से लेकर के जिला कमेटी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद राष्ट्र के उपाध्यक्ष भी रहे और फिर राज्यपाल रहे। ठीक है। अब ये कहना, हमारे ओपोजिशन बार बार कह रहे हैं कि रघुवर दास जी रिटायर हो गए, तो रिटायर्ड आदमी को हम लेकर के आए थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा एक्टिव पॉलिटिक्स में, खास करके भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी की भी अगर बात करें, तो कई बार नेताओं को कुछ चार्जेस दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र से हारे थे, तो उनको जो बिहार भेजा गया था, मध्य प्रदेश अगर कैलाश विजयवर्गीय का एग्जांपल है तो उन्हें बंगाल भेजा गया था। तो हम सिर्फ ये मानते हैं कि रघुवर दास जी का जो इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, काफी लंबे साल, 40 साल का लगभग एक्सपीरियंस रहा है, उसमें से 14 महीने जो है वो राज्यपाल रहे। और राज्यपाल ऐसा नहीं है कि राज्यपाल बहुत नॉन एक्टिव रोल रहता है। राज्यपाल भी एक तरह से पब्लिक से हमेशा जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। और उड़ीसा जैसे प्रदेश के वो राज्यपाल थे, वहां से उनकी जिम्मेवारी खत्म हुई। जिम्मेवारी खत्म होने के बाद में अब वो आकर के यहाँ पर जो है सक्रिय राजनीति में भाग ले रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर रघुवर दास जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आकर एक्टिव होते हैं तो पार्टी को भी फायदा होगा। और किसी भी राज्य में ये जरूरी है कि जो लोग पार्टी में एक्टिव है, पॉलिटिक्स में एक्टिव है, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव हो, तो ये पूरे राज्य के लिए जो ये खुशी की बात है। और इसलिए हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि रघुवर दास जी सक्रिय राजनीति में वापस आ गए। ठीक है, आपकी तरफ से तो मानते हैं कि राज्य में खुशी का माहौल होना चाहिए। एक बार पूछते हैं सत्ता दल से, कांग्रेस पार्टी किस तरह से लेती है रघुवर दास जी को वापसी को? एक बयान यहाँ पे जरूर कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने आते से कहा कि मैं सीएम हूं और सीएम ही रहूंगा। हालांकि उनके सीएम का मतलब यहाँ पे कॉमन मैन था। आप किस तरफ से देखते हैं ये? देखिए, पहला बात तो जो है, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है कि किसे वह किस रूप में कहाँ पे प्रयोग करना चाहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, भारतीय राजनीति का अगर इतिहास उठाकर देखें तो आज तक जब भी कभी भी एक व्यक्ति को राज्यपाल का, उसे एक माना जाता है राष्ट्रपति के बाद दूसरा जो सबसे प्रतिष्ठित पद है वो राज्यपाल का है। लोग कहते हैं कि आपके राजनीतिक जीवन की विदाई राज्यपाल या राष्ट्रपति बना के कर दी जाती है। भाजपा ने रघुवर दास को राज्यपाल बना दिया और उड़ीसा के राज्यपाल रहे 14 महीने, जैसा कि अभी अजय शाह जी ने कहा कि लगभग 14 माह हुआ उनका कार्यकाल भी रहा, उन्होंने काम भी किया। अब जब आप राज्यपाल चले गए, एक प्रतिष्ठित पद पे चले गए, शीर्ष पद पे चले गए, उसके बाद से आप डिमोशन लेके आप फिर आप कह रहे हैं कि हम एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे। ठीक है, आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, पार्टी का मामला है, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति में एक सुचिता शब्द भी है। यह पूरा इस तरह का जो व्यवहार है, यह दिखाता है कि राजनीतिक से अब सुचिता, और भाजपा के डिक्शनरी से तो अगर कह लें तो निश्चित रूप से अब समाप्त हो गई है। पहला, एक राजनीतिक व्यक्ति को शायद उनकी इच्छा थी, नहीं थी, राज्यपाल बना के उड़ीसा भेज दिया गया ऐसे समय में जब उड़ीसा में चुनाव होने वाले थे, और चुनाव जैसी समाप्त हुए तुरंत उनको वहां से लाकर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में फिर से लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आप राज्यपाल जैसे पद को भी एक राजनीतिक पद बनाकर उसका उपयोग करने का प्रयास करते हैं। तो भाजपा इस तरह के राजनीतिक हथकंडा अपनाती रहती है। लेकिन ठीक है, अब भाजपा ने उनके भागे हुए खिलाड़ी माननीय बाबूलाल मरांडी जी को वापस लाया, उनको नेतृत्व दिया, फेल कर गए। अब राज्यपाल बनाए हुए व्यक्ति रघुवर दास जी को अब दोबारा लेकर आ रहे हैं, शायद उन पर दांव लगाए। लेकिन अभी जिस तरह से हमारी महागठबंधन की सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि उनकी राजनीति में और झारखंड की राजनीति में अब बहुत ज़्यादा कोई उपयोगिता बची हुई है। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं कि उनकी उपयोगिता बहुत अधिक नहीं बची हुई है, अब वो बहुत रेलेवेंट नहीं है, बहुत प्रासंगिक नहीं है, ऐसा कहना है अमित जी का। अजय जी, जो इस बार की भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है विधानसभा के चुनाव में, कहीं वो तो वजह नहीं है कि कोई चेहरा नहीं मिल रहा था कि किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, तो वो चेहरा तलाश रही है भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी में? देखिए, निस्संदेह ये बात तो सही है कि विधानसभा में हमारा प्रदर्शन जो है काफ़ी ज़्यादा खराब रहा। अगर आप रघुवर दास जी की बात करें, जैसा कि अमृत जी ने कहा अभी कि रघुवर दास जी जो राज्यपाल के पद को छोड़ करके वापस इधर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, तो आप एक चीज़ खास बात देखेंगे कि जब जितने दिन तक रघुवर दास जी राज्यपाल रहे, उड़ीसा के राज्यपाल रहे, एक राज्यपाल का जो कर्तव्य होता है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके एक न्यूट्रलिटी की तरफ जो पॉलिटिक्स होता है, रघुवर दास जी ने उसको पूरी तरह से निभाया। और अब रघुवर दास जी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देखिए कि जिस समय उन्होंने राज्यपाल के पद को वहां से त्याग दिया, वो वापस यहाँ पर आए,
तो जब भी मीडिया वालों ने उनसे बयान कुछ लेना चाहा तो उन्होंने बार बार इस बात पे स्ट्रेस किया कि मैंने अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की का सक्रिय सदस्य में नहीं हुआ हूँ, जब मैं सदस्यता लूंगा तो उसके बाद मैं पॉलिटिकल बयान दूंगा। तो चूंकि रघुवर, जैसा मैंने कहा कि रघुवर दास जी का बहुत बड़ा पब्लिक लाइफ रहा है, बहुत बड़ा उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो कहाँ किस रोल पर उनको रहना, ये रोल वो बखूबी जानते हैं। और इस वजह से सक्रिय राजनीति, जैसे ही सक्रिय सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड जो है लेना चालू किया। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि ठीक है, राज्यपाल जनरली ऐसा होता है कि राज्यपाल जब किसी को बना जाता है तो माना जाता है कि अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर गया। लेकिन रघुवर दास जी 14 महीने रहे वहाँ पर। नॉर्मली राज्यपाल जो है 5 साल भी रह सकता है, लेकिन वो 14 महीने रहे और उनका जो एज है, उनका जो अभी बोलने की शैली है, उनकी जो एक्टिविटी है, उनका फिजिकल हेल्थ है, ये पर्याप्त है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस से आए। जहाँ तक रोल की बात है, तो उन्होंने खुद इस बात को क्लियर किया है कि उनकी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई कि उनको क्या रोल दिया जाए, उनको चेहरा बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। अभी सिर्फ यही बात है कि रघुवर दास जी ने राज्यपाल के पद को छोड़ा है। और जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में राज्यपाल का पद या फिर राष्ट्रपति का पद जो है वो काफ़ी आरामदेह पद होता है। उस पद में बहुत ज़्यादा फिजिकल आपको काम भी नहीं है, और ये माना जाता है कि एक लेविशिंग लाइफ के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति एक ख्वाब होता है लोगों का, एक लेविशिंग लाइफ जीने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये देख रहा है कि उसके पास राज्यपाल का पद है और उस व्यक्ति को ये मालूम है कि मैं जहां पर, जिस स्टेट में वापस जा रहा हूं, वहां पर हमारी सरकार तक नहीं है, यानी दूसरे शब्दों में एक बहुत आरामदायक पद को छोड़ करके आदमी सड़क की राजनीति को चुन रहा है, तो हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो व्यक्ति इतना बड़ा पद छोड़ करके सड़क की राजनीति में आना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में पब्लिक स्पिरिट है, पब्लिक को लेकर कुछ काम करने का जज्बा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे पास में कई चेहरे हैं। ठीक है, अब तो चुनाव जो है 5 साल के बाद होना है। अब 5 साल के दरमियान हमें, जैसा कि उन्होंने भी अपने भाषण में कहा रघुवर दास जी ने, कि हम इस सरकार से लड़ाई करेंगे, हम इस सरकार के जहां भी आलोचना करना चाहे आलोचना करेंगे, जहां सपोर्ट करना चाहे सपोर्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि एक खूबसूरत सी तस्वीर भी आई है जिसमें रघुवर दास जी जाकर के शिबू सोरेन जी का पैर छू रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि रघुवर दास जी एक पॉजिटिव जो पॉलिटिक्स होती है उसको लेकर के भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अब सीएम चेहरा कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी चूंकि झारखंड की पार्टी नहीं है, पूरे राष्ट्र की पार्टी है, तो इंटरनल कैलकुलेशन लेकर के हम इस बात को पार्टी इसका सिंबॉलिज्म, इसकी तरफ ये जो बात आ रही है तो उन्हीं की तरफ से है ना अजय जी। तो उन्होंने ही कहा कि मैं सीएम हूँ और सीएम रहूंगा, तो ये क्या, ये कोई साधारण बात तो है नहीं। तो इससे एक मैसेज ही, संदेश ही देना चाहते हैं वो कि मैं नहीं, मैंने आपको क्या, देखिए, हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुका है, वो पार्टी ऑलरेडी एक सीएम रह चुका है। जैसा कि मुझसे एक और मीडिया हाउस ने एक सवाल किया था कि रघुवर दास जी की जो वाणी है, जो स्पीच है, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की तरह बोल रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि जिस व्यक्ति का इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा पब्लिक लाइफ में, जाहिर सी बात है वो जब भी बात करेंगे तो उसमें एक नेतृत्व झलकेगा। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि रघुवर दास जी एकदम बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता की तरह नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए, तो उनकी वाणी में एक नेतृत्व जो है वो झलकेगा और हमें निसंदेह उनका फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी झारखंड के अंदर में वो एक ओबीसी के बहुत बड़े चेहरे माने जाते थे। झारखंड में ओबीसी का एक बहुत बड़ी संख्या है और निसंदेह उस कम्युनिटी के में भी के वोट्स को इन्फ्लुएंस करने में, वहां के लोगों का समर्थन पाने में हमें जो है ये सार्थक होगा। इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक बार आपसे पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बात को किस तरह से देखती है कि भारतीय जनता पार्टी जो रघुवर दास जी का एक कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को लेकर के क्या आप सोचते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस पार्टी नहीं, झारखंड की जनता ने देखा कि किस तरह से 5 साल के कार्यकाल में हाथी उड़ाया गया, और वो हाथी ही था जिन्होंने भाजपा के शासन को समाप्त कराया और झारखंड में महागठबंधन की हमारी सरकार बनी। अब जब से दोबारा से रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में एंट्री हुई है, तो झारखंड की जनता वो इतिहास याद कर रही है कि क्या फिर से हाथी उड़ाने का इतिहास दोहराने का प्रयास भाजपा करेगी। अभी अजय शाह जी ने कहा कि उनका बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है, बड़ा संघर्ष के साथी रहे हैं, सड़क की राजनीति उन्होंने की है, परिपक्वता उनके पास रही थी। ठीक है, अगर सारी परिपक्वता थी उनके पास वो एनर्जी था कि वह सड़क पर राजनीति कर सकते थे, तो क्या उनकी इच्छा के विरुद्ध भाजपा ने उन्हें राज्यपाल बना के भेज दिया? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमारे ऊपर बना हुआ है, एनर्जी हमारे पास है, हम इस तरह शारीरिक रूप से सक्षम है, राजनीतिक रूप से सक्षम है कि हम आके सड़क पे आंदोलन कर सकें, नेतृत्व कर सकें, तो हम इसलिए अब फिर से सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। तो यह दिखाता है कि एक या तो व्यक्ति और पार्टी दोनों में सही तरीके से तारतम्य नहीं है।
या अच्छा। दूसरा बात हो सकता है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध भाजपा ने उन्हें गवर्नर का पद देकर यहाँ पे जो राजनीतिक संघर्ष भाजपा में थी कि बाबूलाल मरांडी होंगे, अर्जुन मुंडा होंगे कि रघुवर दास होंगे, कौन सा चेहरा होगा, उस पे ये जो क्लैश था उसे समाप्त करने के लिए इन्हें बाहर करने का प्रयास किया। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जैसा अजय शाह जी ने कहा कि ओबीसी वर्ग में उनका एक बड़ा प्रभाव रहा है, तो क्या सिर्फ उसी प्रभाव पे, चूंकि आदिवासी वोट तो इनके हाथ से सरकता हुआ चला गया, इन्होंने एक आदिवासी नेतृत्व माननीय बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लेके आए और यह मैसेज देने का काम किया कि हमारे पास एक आदिवासी नेतृत्व है, लेकिन झारखंड की जनता उस झांसे में नहीं आई। अब जब इन्हें लग रहा है कि आदिवासी कार्ड हमारा फेल कर गया है, तो आज ये दूसरा कार्ड लेके आ रहे हैं कि ओबीसी कार्ड हम अब खेलेंगे। ठीक है, 5 साल बाद चुनाव आएंगे, देखा जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है, जैसे मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कहा कि अब रघुवर दास जी झारखंड की राजनीति में समीचीन नहीं रह गए हैं। झारखंड की जनता ने उनका 5 साल का कार्यकाल देखा है, किस तरह से एक तानाशाह प्रवृत्ति के रूप में वह कार्य कर रहे थे, सबने देखा है। अब मुझे नहीं लगता है कि पार्टी के अंदरूनी स्तर पे भी जो संघर्ष आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्या बाबूलाल मरांडी, क्या अर्जुन मुंडा उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, ये सबसे बड़ा है। अब जो आने वाला है भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के बीच झारखंड की राजनीति में जो क्लैश उत्पन्न होगा, वह झारखंड की जनता देखेगी और हम लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो इंतजार कर रही है सत्ता दल की कांग्रेस पार्टी, साथ साथ में जो भी सत्ता दल में है वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपस में ही कलह का शिकार होने जा रही है। ऐसी कोई स्थिति अजय जी आपको नजर आती है फिलहाल? ठीक है, मैं सबसे पहले तो मैं रघुवर दास जी के जो कार्यों की चर्चा आपने जो अमृत जी से उठाया था, मैं थोड़ा सा उसमें एक प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखिए, रघुवर दास जी जब हमारे यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके पहले का कार्यकाल कैसा था, मैं आपको बस एक वाक्य जिक्र करूंगा जिससे मैं समझा देता हूँ। देखिए, झारखंड में हमेशा एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा यहाँ इशू रहा है। सरकारें गिरी है, आई है, उसके बाद गवर्नर के रूल लगे हैं। तो झारखंड में हमेशा ब्यूरोक्रेसी ने इस पावर स्पेस को हमेशा ऑक्यूपाई करके रखा। जब रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो क्या हुआ कि उस समय एक चीफ सेक्रेटरी थे सजल चक्रवर्ती, और सजल चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री जी के सामने ही जो है अपना माइक वो फेंक दिया था। अच्छा। उसके बाद में सजल चक्रवर्ती पर कार्रवाई भी हुई थी। तो ये दिखाता था कि हमारे झारखंड में जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने पावर सेंटर को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करके रखा था। रघुवर दास जी के सीएम बनने के बाद में अगर सबसे बड़ी उपलब्धि आप मुझसे पूछेंगे तो उन्होंने पूरे के पूरे स्टेट के ब्यूरोक्रेसी को जो है कंट्रोल करके रखा था। उस समय जितने भी झारखंड के डीसीज है, सारे डीसीज को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन था कि मंगलवार को और शुक्रवार को जो है आप अपने अपने कार्यालय में बैठेंगे और जनता दरबार लगाना जो है वो कंपलसरी था। जनता दरबार, मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता था, मुख्यमंत्री जनसंवाद होता, जो कि खत्म हो गया। आज कई मैं आपको उदाहरण दूंगा, आज कई सारे अखबारों में, चूंकि आज स्वामी विवेकानंद की जो का जन्म दिवस है, आज ही के अखबारों में रघुवर दास जी के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। चाहे रांची में विधानसभा की बिल्डिंग देखिए, रघुवर दास जी के समय वो बनाया। हाईकोर्ट देखिए, रघुवर दास जी के समय बनाया। पूरे झारखंड में अब चले जाए, जितने नगर परिषद आपको दिखते हैं, नगर निगम की बिल्डिंग दिखती है, यह रघुवर दास जी के टाइम पे बना है। विवेकानंद जी का स्टैचू भी रघुवर दास जी के टाइम पे बना था। सड़कों का जाल अगर आप देखेंगे तो उनके पीरियड में 6000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया और 1300 किलोमीटर जो सड़कों का रिपेयर किया गया था, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। ठीक है, रघुवर दास जी चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या कोई भी ऐसी पार्टी हो जो चुनाव नहीं हारी। चुनाव हारने का ये मतलब नहीं कि उस समय रघुवर दास जी ने काम या फिर भाजपा ने काम नहीं किया था। हमारे पास काम गिनाने को बहुत सारे काम है। और जो मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, आज ही लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विवेकानंद के स्टैचू को बड़ा तालाब के पास में एक बहुत अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बनाया गया था रघुवर दास जी के टाइम पे, लेकिन थोड़े समय के बाद में सीधे से डिक्लाइन कर। एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर। रघुवर दास जी के समय में अगर आप उदाहरण देखेंगे तो रांची के अंदर में आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी जो है उनके समय पे बना। रांची रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि डिफेंस के लिए बना, वो भी उनके समय में बना है। वाइवेन यूनिवर्सिटी उनके समय में बना है। जमशेदपुर का जैन यूनिवर्सिटी उनके समय में बना है। लेकिन अभी का पीरियड देखिए, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी ने नामकुम में जमीन ली है, पिछले 8-10 महीनों से उनका नक्शा पास नहीं हो रहा। अजीम प्रेम जी जैसी यूनिवर्सिटी जो है वो झारखंड में एमओयू करके बैठी हुई है, अभी तक उनका नक्शा नहीं पास हो रहा है। तो एजुकेशन से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, पब्लिक इंटरेक्शन से लेकर के हर जगह रघुवर दास जी का काम बहुत ही बेहतरीन रहा था। और जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ी उपलब्धि हम उनके मानते हैं ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल को लेकर के। ठीक है, अब आप उस पर आते हैं जो आपने सवाल किया कि आंतरिक कलह जो है होनी है नहीं होनी है। देखिए, सीधी सी बात है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब भी कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में एंटर करता है तो
उसको दो तरह के कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। एक तो कंपटीशन है, दूसरी पार्टी से कंपटीशन है, लेकिन एक इंट्रा पार्टी कंपटीशन भी होता है। जैसे अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चुना जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। अब जाहिर सी बात है, कई सारे लोग होंगे जो जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो उनके बीच में एक कंपटीशन है कि कौन कितने ज्यादा मेंबर्स बनाएगा और कौन जिलाध्यक्ष बनेगा, कौन ज्यादा मेंबर्स बना के प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। तो अगर मान लीजिए बहुत सारे चेहरे हैं जो कि दावेदार है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, दावेदार है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, दावेदार है मुख्यमंत्री के लिए, तो मैं तो समझता हूँ ये पार्टी के लिए अच्छी बात है कि इंट्रा पार्टी कॉम्पिटिशन अगर पार्टी में है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और सही समय आने पर जो चेहरा सामने आना है, राष्ट्र का नेतृत्व हो, यहाँ के लोगों का नेतृत्व हो, सबको लेकर के हम एक एक चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है। जैसा कि कहना है अजय जी का कि आंतरिक कलह नहीं, बल्कि वो इसे एक पार्टी के अंदरूनी कंपटीशन, प्रतियोगिता के तौर पे देखते हैं, ताकि बेहतर से बेहतर जो नेता है वो सामने आए, ऐसा उनका कहना है। एक बार चलते हैं, इन्होंने ढेर सारी योजनाओं का जिक्र किया अपने रघुवर दास जी के समय में। अमृत जी, आपसे पूछते हैं कि अभी तो मैया सम्मान योजना सब पे भारी पड़ रही है। जितनी भी योजनाएं अन्य तरीके से या दूसरे पार्टियों के जरिए लागू की गई हैं, उन पर मैया सम्मान योजना का प्रभाव बड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें भी अभी जब मैया सम्मान योजना का पैसा गया तो कई पुरुषों के नाम ऐसे निकल करके आए जिन्होंने पुरुष बन करके, लेकिन महिला का जो है लेकर के आइडेंटिटी उन्होंने ये ले लिया उसका लाभ। इसको किस तरह से आप नियंत्रण करने जा रहे हैं, कंट्रोल करने जा रहे हैं? देखिए, जब भी कोई एक योजना आती है तो समाज के कुछ जो लोग हैं वो प्रयास करते हैं कि अवैध तरीके से उसका लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन सरकार और जो प्रशासनिक व्यवस्था है अपने स्तर पे वो बार बार उसका आकलन करती है, उसकी जांच पड़ताल करती है। और अभी देख रहे होंगे आप कि लगातार कुछ खातों को सरकार ने संदिग्ध मानकर उनके मैया योजना की राशि जो है उस पर रोक लगाई है, और यह आदेश हुआ है कि उनसे जो राशि प्रदान की गई थी उसे रिकवर की जाएगी। अच्छा। एक दूसरी विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा आपने कहा कि कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिनका व्यक्तिगत खाता नहीं था। ठीक है। खाता उनके पति के नाम पे था, पिता के नाम पे था, लेकिन राशि उनको प्राप्त हो रही थी। तो इसमें भी देखना जरूरी है। हो सकता है कि वह लेने के लिए हकदार थी, लेकिन खाता जो था उनके पिताजी के नाम से किसी कारण में, हड़बड़ी में, या हो सकता है कि उतना उन्हें अनुभव नहीं था जिस कारण से दे दिया। लेकिन अभी उनके पास मौका है, अगर उनको लगता है कि हम योग्य हैं और किसी प्रकार से गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण उनका खाता जो है वो उसे रोक दिया गया है, उसमें योजना की राशि नहीं दी जा, भुगतान नहीं की जा रही है, तो आगे आकर अपने सही दस्तावेज प्रस्तुत करके अपना सुधार करा सकती हैं। ठीक है, तो ये एक आपने रास्ता उसमें बता दिया है, अपनी बात रख दी है। एक बार अजय जी से भी इस पर लेंगे राय। अजय जी, कई ऐसे विषय हुए चुनाव के बाद जिस पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे एक योजना 450 रुपये में सिलेंडर मुहैया कराने वाली भी थी, जिसमें वित्त मंत्री का कहना है कि नहीं, इस पर भी विचार होगा, ये हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा तो है लेकिन विचार करेंगे। और मैया सम्मान योजना, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि कई सारे ऐसे लोगों तक वो जा रहा है जो उसके लिए योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। अभी फिलहाल क्या आपका टेक है इस पर? देखिए, मैया सम्मान योजना में जो आपने कहा कि कई सारे डिफॉल्टर्स के अकाउंट में पैसा चला गया या फिर सही बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं गया, ये एक इशू तो चलिए इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है। एरर होते हैं, बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत सारे लोग, एरर होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। तो ये तो सरकार का काम है, उसको ठीक करें। लेकिन इसमें जो दूसरा पहलू वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम बार बार इस बात को हम दोहरा रहे हैं और उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बैड इकोनॉमिक्स है यहाँ चल रहा है झारखंड में, इकोनॉमिक का मिसमैनेजमेंट चल रहा है, उसका शिकार ये स्टेट होने वाला है। मैं आपको तीन इनफैक्ट आपको मैं इंसिडेंट गिनाऊंगा मैया सम्मान योजना को लेकर के। सबसे पहला मैं आपको ये गिनाऊंगा, मैया सम्मान योजना में लगभग 50-55 लाख जो महिला उसको पैसा गया है। ठीक है। लेकिन 11 लाख महिलाएं यहाँ ऐसी है जो कि वृद्धा है या फिर विकलांग है या फिर विधवा है। ऐसी महिलाओं को 1000 रुपए पर मंथ जाना होता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत। और 11 लाख इनकी संख्या है। इनको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने से इनको पैसा नहीं गया। यानी 5 महीने का अगर हिसाब देखेंगे तो लगभग 11 लाख इंटू 5 करेंगे तो 55 लाख एक कंपैरिजन और मैथमेटिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। यानी पैसा उस तरफ गया, लेकिन 11 लाख महिलाओं को 5 महीने से पैसा नहीं मिला। ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान जो यहाँ पर आता है। दूसरा सवालिया निशान ये आता है कि आप अगर इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं मीडिया हाउस के
तरफ से जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स झारखंड में हैं, रोड के कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर्स है, सप्लाई के कॉन्ट्रैक्टर्स है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट जो है रोक दिया गया है। उनको कहा जा रहा है कि अभी हमारे पास कॉफर में पैसा नहीं है। तीसरा, बैड इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा एक मतलब एक सोचने लायक बात यह है कि जैसे कि 1 साल का जो बजट होता है, हमने 9 महीने पार कर लिए, हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने सिर्फ बचे हैं। और इस 3 महीने बचे 9 महीने में सिर्फ और सिर्फ हमारा रेवेन्यू कलेक्शन अभी तक 58% हुआ है। यानी 40% का रेवेन्यू कलेक्शन आपको 3 महीने में करना है, 3 महीने का 2.5 महीने में करना है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम बार बार इसमें चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना पे डिफॉल्टर्स का पहलू ना लेकर के इतने बड़े स्टेट का इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट किस तरह से होगा, इस पे सरकार को ध्यान देने की सख्त जरूरत है। अदरवाइज कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद हमारा स्टेट जो है फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी की तरफ जो है। ठीक है, तो इसको एक बड़े विस्तृत उसके कैनवास पे देख रहे हैं अजय जी। जैसा कि उनका कहना है कि न सिर्फ मैया सम्मान योजना की वजह से बाकी की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, बल्कि उसमें पूरे के पूरे स्टेट के कोलैप्स करने की भी स्थिति वित्तीय रूप से हो जाएगी। ऐसी किसी स्थिति के बारे में कांग्रेस सोचती है क्या, या कि जो सत्ता पार्टी है? निश्चित रूप से नहीं। अगर हमने कोई योजना लाई है तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है किसी योजना को बंद करके हम दूसरी योजना को चालू रखें। ठीक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे वित्त मंत्री ने हर प्रकार से हर बार यह दोहराया है कि जो भी पुरानी योजनाएं चल रही थी वह उसी अनुसार चलती रहेंगी, और मैया सम्मान की जो राशि है वह भी दी जाती रहेगी, और इसके लिए किसी प्रकार का आर्थिक बोझ भी यहाँ के जनता पे नहीं लादा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है। अब दूसरा सवाल जो है, अजय शाह जी ने जो कहा कि वृद्धा पेंशन है, उसके बाद जो विकलांग पेंशन है, इसकी कुछ राशि पूर्व की जो अभी नहीं दी जा सकी है। तो आने वाले समय में सरकार उस पर कटिबद्ध है, प्रयास कर रही है, और जो भी बकाया है, जिसे बीच में एक हल्ला किया गया कि ये चुनाव का स्टंट था मैया सम्मान की राशि, अब चुनाव खत्म होने के बाद, सरकार आने के बाद यह नहीं दी जा रही है। लेकिन आपने देखा कि जो समय निर्धारित था उससे पहले से ही भुगतान प्रारंभ हो गया था। ठीक है। इसी प्रकार से जो वृद्धा पेंशन की राशि है, विधवा पेंशन की राशि है, जो भी बकाया है, वो सारी राशि तय समय पे हमारी सरकार भुगतान कराने का प्रयास करेगी। इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें जो दर्शक हैं वो लोग भी देख करके इस बात को जान पाएंगे कि सरकार अपनी तरफ से यह आश्वासन दे रही है कि वह जो भी राशि अभी बाकी है उसे देगी, लेकिन कब देगी, जिसके लिए सवाल पूछ रहे थे अजय जी। दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के डिबेट में शामिल होने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।